हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, लेक्चर पार्ट 3। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सम कॉमन डिजीजेज ऑफ आर ह्यूमन आई। ठीक है, उसमें मायोफिया, हाइपरमेट्रोफिया, कैटरेक्ट, प्रेसबायोफिया के बारे में हमने पढ़ा और उनका करेक्शन भी देखा। ठीक है, सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ओके, चैप्टर नंबर 10 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, है ना, कि अगर कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है तो उसमें उसके थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, है ना। तो अभी यहाँ पे है हमारा कि प्रिज्म के थ्रू लाइट रे कैसे पास होती है, कैसे रिफ्रैक्ट होती है। नाउ व्हाट इज अ प्रिज्म? ठीक है, प्रिज्म एक ऑप्टिकल एड है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, ऑप्टिकल एड बोल सकते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है ना, ग्लास का बना होता है। और अगर हम एक ट्राइएंगुलर प्रिज्म की बात करें, ठीक है, तो एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में दो ट्राइंगुलर बेसेस होते हैं। ठीक है, एंड देयर आर थ्री रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेसेस। लैटरल सरफेसेस मींस स्लांट। ठीक है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती हैं और दो ट्राइंगुलर बेस होते हैं। तो अगर थ्री डायमेंशन में हम समवॉट इसका फिगर देखें, सो इट इज, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। आप देख सकते हो कि ये एक ट्राइंगुलर सरफेस है, ये भी एक ट्राइंगुलर सरफेस है, और ये देखिए आप, ये वाला सरफेस एक रेक्टेंगल है, ये वाला भी एक रेक्टेंगल है, और ये बेस जो है ना इसका, ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सो ये एक हमारा ट्राइंगुलर प्रिज्म है, हैविंग टू ट्राइंगुलर बेसिस एंड थ्री lateral rectangular surfaces। कितनी है lateral rectangular surfaces? 3 and 2 triangular। ठीक है, देर आर टू ट्राइंगुलर बेसिस। ठीक है, अभी इस प्रिज्म में ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस है ना, ये वाला, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर जो लैटरल सरफेस है, ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। किसी भी दो रेक्टेंगुलर लैटरल सरफेस के बीच का ये जो एंगल है ना, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दो लैटरल सरफेसेस के बीच का एंगल एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। अब ये जो प्रिज्म है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ना। अभी इसका अगर हम क्रॉस सेक्शनली देखेंगे, है ना, साइड ऑन देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा हमें? सिंपल एक ट्राइंगल जैसा। ठीक है, तो इसको ऐसे इमेजिन करो आप, ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको तो क्लियर दिखाई देगा। राइट, अब क्योंकि यहाँ पे दो लैटरल सरफेसेस, रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं, इनके बीच में कुछ एंगल है, दैट इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में तो क्या था, दो पैरेलल
ट्रांसपेरेंट सरफेसेस थी, यहाँ पे लेटरल सरफेसेस हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ से आपने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया यहाँ पे, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, है ना। अब ये एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, इट मीन्स रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है। तो ये जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन है आपका, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल है, दिस इज योर 90 डिग्री। तो एक्चुअली तो अगर ये लाइट रे बैंड नहीं होती तो ऐसा सीधा निकल जाती, बट क्योंकि ये रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, एंड व्हेन वी नो दैट whenever a light ray enters from one transparent medium to another transparent medium it bends, इसे ही तो हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है आपका इसकी तरफ बैंड हो जाएगी ये, सो इट वुड बी लाइक दिस, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अभी ये दूसरी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे पहुंच गई, है ना। तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी लाइन है आपका भाई 90 डिग्री पे, दिस इज द नॉर्मल, ओके। तो इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपका, ठीक है। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अभी इस सरफेस पे क्या होगा, अभी लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाएगी, तो जितना फर्स्ट सरफेस पे बैंड हुआ था उतना ही सेकंड सरफेस पे भी बैंडिंग हो जाएगा भाई। सो इट विल मूव लाइक दिस, दिस इज द इमर्जेंट रे, जो इमर्ज हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है। अब नॉर्मल के साथ ये जो इमर्जेंट रे एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, ठीक है। तो अगर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में हमें बैंडिंग निकालना हो, तो कि भाई ये लाइट रे कितना बैंड हुआ, तो हम क्या करेंगे, इमर्जेंट रे को, सॉरी इंसिडेंट रे को इमेजिनरी हम आगे की तरफ ले गए, सिमिलरली इमर्जेंट रे को इमेजिनरी हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो ये देखो भाई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये इमर्जेंट रे हो गई, इन दोनों के बीच का ये एंगल जो हमें मिला ना, इतना डेविएशन हुआ है इस इंसिडेंट रे का, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, लाइट रे इतना डेविएट हो गया है, ओके। सो दिस इज हाउ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ओके। तो जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन है। प्रिज्म से जब लाइट रे पास होती है तो सिर्फ रिफ्रैक्ट नहीं होती, डिस्पर्स भी हो जाती है। तो अभी एक ये नया कंसेप्ट आ गया हमारा, है ना, नया टर्म आ गया डिस्पर्जन, तो अभी इसको समझते हैं। डिस्पर्जन किसे बोलते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर। व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है, तो व्हाइट लाइट का को स्प्लिट कर देना उसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, कि सारे कलर अलग अलग हमें दिखाई दे, उसे डिस्पर्जन बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाइट लाइट है क्या, ठीक है। व्हाइट लाइट जरूरी नहीं कि जो लाइट हमें व्हाइट दिखाई दे रही है वो व्हाइट लाइट है, हो भी सकता है, बट व्हाइट लाइट की डेफिनेशन क्या है। व्हाइट लाइट इज अ लाइट विच इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 7 कलर्स, जो 7 कलर्स से मिलके बनी है उसे हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, ठीक है। अभी इसमें 7 कलर्स कौन कौन से हैं, द सीक्वेंस इज दिस, विबग्योर, ठीक है,
This one is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and this one रेड। तो इस सीक्वेंस में सारे कलर्स होते हैं एक वाइट लाइट में, एंड दिस सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ अ वाइट लाइट। ठीक है, सो जब ये सारे कलर ओवरलैप हो जाते हैं ना, तो हमें वाइटिश लाइट दिखाई देती है। गेटिंग माई पॉइंट? तो किसी तरीके से इस वाइट लाइट के जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स है ना, इसको हम सेपरेट कर दें कि ये सारे अलग से हमें दिखाई दें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग ऑफ white light into its 7 constituent colors. Okay, splitting of white light into its 7 constituent colors is known as dispersion of a white light. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्पर्जन होता क्यों है, क्यों स्प्लिट हो गई लाइट, है ना? हर बार तो किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से जब लाइट पास होती है, वेदर इट इज व्हाइट लाइट, तो हमें तो हर बार तो कलर नहीं दिखाई देते, बट कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही डिस्पर्जन क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऑप्टिकल एड्स ऐसे हैं या कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे हैं जिसमें से जब लाइट रे पास होती है ना, तो रिफ्रैक्ट तो होती ही है। रिफ्रैक्ट होने के साथ साथ ये जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं, इनकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तब हमें डिस्पर्जन दिखाई देता है। तो जब किसी ग्लास प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट पास होती है, तो वो डिस्पर्स हो जाती है ना? रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, बेंडिंग तो हो गई, साथ साथ में डिस्पर्जन भी हो जाएगा, यानी हमें 7 कलर्स दिखाई देंगे, है ना? कैसे भाई? दिस इज अ प्रिज्म, और मान लो कि यहां से ये एक वाइट लाइट हमने इंसिडेंट करी। ठीक है, तो अब ये क्योंकि रेरर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, सो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरफ बैंड हो जाएगी। बट बैंडिंग के साथ साथ ये जो प्रिज्म की लेटरल सर्फेसेस हैं, ये बेंडिंग होने के साथ साथ ये जो इसके कंस्टिट्यूएंट कलर्स है ना वाइट लाइट के, उनकी वेलोसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देती है, जिसकी वजह से इस फर्स्ट सरफेस पे ना सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है, साथ साथ में डिस्पर्जन भी हो जाता है। तो ये लाइट रे डिस्पर्स हो गई, देखो भाई, और ये 7 कलर्स का हमें एक बैंड मिल गया, द बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्पर्जन हो गया। अभी ऊपर ये जो सीक्वेंस है ना, ये रेड टू वॉयलेट है, यानी विबग्योर की सीक्वेंस नीचे से ऊपर की तरफ है। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अच्छा हाँ, अब ये बाहर निकलेगा तो फिर से थोड़ा सा बेंडिंग होगा, इट वुड बी लाइक दिस, बाहर निकल जाएंगी ये सारी रेस। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये रेड कलर ऊपर है और वॉयलेट नीचे है, ये सीक्वेंस ऐसा क्यों मिला है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वाइट लाइट का डिस्पर्जन हुआ और ये बैंड हो गया, है ना? रेड कलर में सबसे कम बैंडिंग हुआ है, क्योंकि रेड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। जिस कलर की वेलोसिटी सबसे कम, उसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा। तो वायलेट की वेलोसिटी कम थी, तो उसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा। उसके बाद इंडिगो, दैन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, उसमें बेंडिंग सबसे कम हुआ। तो हमें ये कलर सीक्वेंस मिलेगा फ्रॉम रेड टू वायलेट इन दिस विबग्योर। ओके, सो दिस इज द डिस्पर्जन ऑफ अ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये 2-3 नई डेफिनेशन सीखी हमने। वाइट लाइट डिस्पर्जन, है ना?
अब यहां पे देखो, ये जो 7 कलर्स का बैंड मिला ना हमने, ये जो बैंड मिला ना 7 कलर्स का एक साथ, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करेंगे हम? द बैंड ऑफ colored components of a light beam। ठीक है, इस लाइट बीम के कलर्ड कंपोनेंट्स का पूरा ये जो बैंड मिला है, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई। तो नेचर में कुछ ऐसे नेचुरल स्पेक्ट्रम भी होते हैं। द मोस्ट बेसिक एंड द कॉमन एग्जाम्पल इज रेनबो। रेनबो में 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, तो वो एक स्पेक्ट्रम है, द बैंड ऑफ 7 कंपोनेंट्स ऑफ द वाइट लाइट, है ना। तो वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। अब रेनबो बनता कैसे है, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, रेनबो फॉर्मेशन। तो चलिए सीखते हैं। भाई रेनबो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रेनबो हमें दिखाई कब देता है? हर समय नहीं दिखाई देता है। तो वो क्या सिचुएशन है जब हमें रेनबो दिखने के चांसेस होते हैं? रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें एक कंसेप्ट पहले समझना पड़ेगा, है ना। वो कंसेप्ट है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं? ठीक है, अगर ये कंसेप्ट समझोगे तब ये ज़्यादा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहले समझते हैं हम कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डेंसर मीडियम है और ये है रेरर मीडियम। सो बट ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेरर मीडियम। ठीक है, ये कुछ इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, so we know that whenever light ray passes from a denser to a rarer medium, it bends away from the normal। ठीक है, तो जब लाइट रे डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर बैंड होती है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, तो मान लो कि ये मैंने कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था ना यहाँ पे, ये इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ। मान लो कि अभी ये 30 डिग्री था, ऐसे ही, ठीक है, रैंडमली 30। अब मैं यहाँ पे इसको 50 डिग्री अगर करूँ, तो अगर मैं इधर एंगल बढ़ाऊंगा तो इधर भी बेंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा देता हूं तो बेंडिंग और बढ़ जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक स्टेज ऐसी आएगी कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो कि इसको मैंने और बढ़ा लिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये जो लाइट रे थी ना वो बिल्कुल इसके पैरेलल आ गई बैंड होके। सो ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना मिला यहाँ पे देखो आप, 90 डिग्री इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, है ना। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री मिलता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना। कैसे डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल को? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। तो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से भी हम बड़ा कर दें, क्रिटिकल एंगल पे ऑलरेडी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो चुका है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दूं, तो ये लाइट रे बैंड होके ऑलरेडी 90 डिग्री पे आ चुकी है, तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा तो ये बैंड होके इधर आ जाएगी। इट मीन्स रिफ्रैक्ट होने की बजाय, दूसरे मीडियम में जाने की बजाय, इट विल बैंड इन द सेम मीडियम, रिफ्लेक्शन हो जाएगा अदर देन रिफ्रैक्शन। लेट्स सी, देखो कैसे। मान लो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 70 डिग्री है, और इस 70 डिग्री पे मुझे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल गया, ठीक है। क्रिटिकल एंगल इज 70 डिग्री। अभी 70 डिग्री से मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दूंगा तो देखो क्या होने वाला है। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने और बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा कर दिया, तो अब ये लाइट रे ऑलरेडी देखो यहाँ पे आ चुकी है 90 डिग्री पे, तो अब ये बैंड होके किस तरफ आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो देखो ट्रांसपेरेंट सरफेस पे लाइट को फॉल किया है हमने, बट तो भी वो रिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, दूसरे मीडियम में नहीं गई, बैंड होके सेम मीडियम में वापस आ गई है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। मान लो कि आपके पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उस पर आप टॉर्च लाइट फॉल करोगे तो वो लाइट निकल के भाई ग्लास की दूसरी तरफ चली जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, थोड़ा बैंड होगी, रिफ्रैक्शन। बट एक पर्टिकुलर एंगल पे जब आप उस लाइट को फॉल करोगे तो वो लाइट, अगर वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी, उस ट्रांसपेरेंट सरफेस उस ग्लास से टकरा के वापस आ जाएगी, तो वो ग्लास मिरर की तरह वर्क करने लगेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा लाइट को। मिरर की तरह वर्क करेगा, इट मीन्स उसमें इमेज फॉर्म नहीं होगी, बट वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इसे ही हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्रिटिकल एंगल आपको फिर से समझा देता हूं। The angle of incidence at which the angle of refraction is 90 degree is known as critical angle. And when the angle of incidence is more than critical angle, then the light ray will reflect back in the same medium, है ना। Rather than refraction, there will be total internal रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यही कंसेप्ट हमारा रेनबो फॉर्मेशन में काम आता है। कैसे आता है समझते हैं अभी। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है रेनबो फॉर्मेशन को समझने के लिए। तो भाई रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, द बैंड ऑफ कलर्स, है ना। द बैंड ऑफ कलर्स, और यू कैन से द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज नोन एज स्पेक्ट्रम। नेचुरल स्पेक्ट्रम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भाई नेचर इसको कर रहा है, ठीक है। लाइट कौन सी है यहां पे, सनलाइट,
which is a white light composed of 7 constituent colors. रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है भाई. सन यहाँ है तो अपोजिट डायरेक्शन में रेनबो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. सो रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम विच ऑलवेज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन. और ठीक है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि कब बनता है. रोज तो दिखता नहीं है भाई रेनबो. ठीक है. रेनबो हमेशा रेन शावर के बाद दिखाई देता है. आफ्टर अ रेन शावर. ठीक है. बारिश होने के बाद कुछ समय तक एटमॉस्फेयर में छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड रहती हैं. हमें दिखाई नहीं देती हैं बट छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं. एंड दीज स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म. है ना. और ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं. और अभी हमने देखा कि प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट एंटर होती है, सनलाइट इज अ व्हाइट लाइट, तो उसका डिस्पर्जन हो जाता है. वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. इसीलिए रेनबो फॉर्म होता है. तो ये जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है ना एटमॉस्फेयर में आफ्टर अ रेन शावर, that works like a prism, and because of the dispersion of white light through these water droplets rainbow is formed. रेनबो बन जाता है. ठीक है. तो या तो रेन शावर के बाद में, और कभी कभी आपने देखा होगा कि देखो बहुत तेज बारिश हो रही होगी ना और सनलाइट होगी तो कभी रेनबो नहीं बनेगा. है ना. सनलाइट के साथ अगर ड्रिजल हो रहा है, ड्रिजल मतलब वो जैसे हम बोलते हैं रिमझिम बारिश होती है, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तब रेनबो दिख सकता है. या सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है कि आफ्टर अ रेन शावर. आफ्टर अ रेन शावर स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स रिमेन्स सस्पेंडेड थ्रू आउट द एटमोसफेयर, रहती हैं एटमोसफेयर में, विच एग्जैक्टली वर्क्स लाइक अ प्रिज्म. है ना. और इन वाटर ड्रॉपलेट से जब सनलाइट पास होती है तो क्या होता है, डिस्पर्जन होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्जन रेनबो फॉर्मेशन हो जाता है भाई. ठीक है. तो अब एग्जैक्टली वाटर ड्रॉपलेट के अंदर होता क्या है जब सनलाइट पास होती है, उसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब भी ये क्वेश्चन आता है रेनबो फॉर्मेशन, तो आपको वो डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके साथ में ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो अभी वो डायग्राम कैसे बनेगा समझो भाई. तो सारी की सारी वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि सनलाइट के अपोजिट, सन के अपोजिट डायरेक्शन में है, उनमें जैसे ही ये वाइट लाइट यानी सनलाइट एंटर होती है तो क्या होता है अंदर. ठीक है. मान लो कि सन यहाँ है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बहुत सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. अब ये जैसे ही सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट्स में फॉल होगी तो इन वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है उसको समझो. ठीक है. मान लो कि ये यहाँ से वाइट लाइट एंटर हुई. सो वाइट लाइट इज यहाँ पे कौन सी है, वो सनलाइट है. ठीक है. तो अभी ये पहली सरफेस जो है ये ट्रांसपेरेंट है, तो यहां पे रिफ्रैक्शन भी होगा और साथ साथ में डिस्पर्जन भी हो जाएगा, बिकॉज दिस वाटर ड्रॉपलेट बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म. तो प्रिज्म में डिस्पर्जन तो होगा ही भाई. तो ये डिस्पर्जन भी हो गया और रिफ्रैक्शन भी हो गया. ध्यान से देखो, यहां सर्किल बना के बता रहा हूं. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट का बैंडिंग भी हुआ है और साथ साथ में ये स्प्लिटिंग भी हो गया. देखो भाई 7 कलर्स में. यहाँ पे सिर्फ 2 ही रे बना के बता रहा हूँ मैं, 7 बैंड नहीं बना रहा हूँ, वो थोड़ा हौच पौच हो जाएगा ये डायग्राम. तो ऊपर रेड, नीचे वायलेट, और ये सीक्वेंस मिलेगी विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ. ठीक है. तो इस फर्स्ट पॉइंट पे क्या क्या हुआ ये एरो लगा के बता देता हूँ. रिफ्रैक्शन भी हुआ और साथ साथ में डिस्पर्जन भी हो गया, बैंडिंग भी हुई, सो दैट इज रिफ्रैक्शन. और 7 कलर्स में स्प्लिटिंग भी हो गया तो डिस्पर्जन भी हो गया. अब इंटरेस्टिंग पॉइंट अब है. ठीक है. इसीलिए मेरे को टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन समझाना पड़ा
सेकंड सरफेस पे ये वाटर ड्रॉपलेट की जो सेकंड सरफेस है भाई ये भी ट्रांसपेरेंट है, तो इस लाइट को तो एक्चुअली बाहर निकल जाना चाहिए, बट ये लाइट रे क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे इस पे फॉल हुई है। सो रादर देन रिफ्रैक्शन देयर विल बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे टकरा के वापस आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ये यहां पे ऐसे वापस आ गई। ठीक है, ये एरोज लगाना बहुत ज़रूरी है, ऊपर रेड नीचे वॉयलेट, और फर्स्ट सरफेस से ये वापस बाहर निकल जाएगी। अगेन रेड एंड वॉयलेट। तो ये जो सेकंड सरफेस है यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे हुआ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लाइट रे बाहर नहीं गई है, टकरा के वापस आ गई है। ठीक है, और फर्स्ट सरफेस पे वापस से रिफ्रैक्शन हुआ और ये इमर्ज होके बाहर आ गई, तो यहां पे फिर से रिफ्रैक्शन हुआ। सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन एंड अगेन रिफ्रैक्शन, हमें बैंड ऑफ 7 कलर्स दिखाई देता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लिखते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज क्या होगी आपकी, whenever the white ray enters a water droplet at the first surface there will be refraction as well as dispersion of white light. At the second surface there will be total internal reflection and the light ray reflects back to the first surface again, and at the first surface there will be again refraction. ठीक है, so because of this dispersion and total internal refraction हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी नाउ एंड देन बोर्ड में पूछा जाता है भाई। ठीक है, सो अभी कुछ ऐसे ही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हमारे 3-4 टॉपिक और बाकी हैं इस चैप्टर में। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और हो सकता है 1 लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया हो तो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।